हम सब जानते हैं कि सिलेक्शन को ऑपरेट करने के लिए प्री एग्जिस्टिंग वेरिएबिलिटी या वेरिएशंस का होना ज़रूरी है। लेकिन ये वेरिएशन का ओरिजिन कैसे होता है, ये कैसे क्रिएट होती हैं? तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर इस टॉपिक को समझने के लिए आज हम बात करने वाले हैं पैटर्न्स ऑफ एवोल्यूशन इन क्रॉप प्लांट्स। तो वेरिएशन क्रिएट करने के मेनली प्लांट ब्रीडिंग में तीन तरह के मेथड्स हैं। एक पहला मेथड है जिसको हम बोलते हैं मेंडेलियन वेरिएशन, दूसरा मेथड है जिसको इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन और तीसरा है पॉलीप्लॉइडी। इन तीनों की वजह से ही प्लांट स्पीसीज का इवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जब ऑपरेट की उसके बाद ही वेरिएशन क्रिएट हुआ, और वेरिएशन क्रिएट होने के बाद में ही डोमेस्टिकेशन के थ्रू सिलेक्शन पॉसिबल हो पाया, या सिलेक्शन के थ्रू डोमेस्टिकेशन प्रोसेस हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेंडेलियन वेरिएशन के बारे में, अभी यहाँ लिखा हुआ है मेंडेलियन वेरिएशन। तो मेंडेलियन वेरिएशन लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये वेरिएशन मेंडल के द्वारा क्रिएट की गई थी। इसका मतलब होता है कि ऐसी वेरिएशंस जो कि जीन में म्यूटेशन, यानी जीन के अंदर कुछ चेंजेज हुए, जीन में कुछ चेंजेज हुए, उन चेंजेज की वजह से क्रॉप्स का इवोल्यूशन हो पाया, क्रॉप खुद को इवोल्व कर पाई, खुद को चेंज कर पाए। तो ऐसी वेरिएशंस को हम बोलते हैं मेंडेलियन वेरिएशन। तो जब भी हमसे पूछा जाए कि व्हाट आर मेंडेलियन वेरिएशंस, तो दीज आर द वेरिएशन व्हिच क्रिएटेड थ्रू द जीन म्यूटेशन। सो इसको मेनली दो टाइप से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक होती है मैक्रोम्यूटेशन और दूसरा होता है माइक्रोम्यूटेशन। जब हम मैक्रोम्यूटेशन की बात करते हैं तो मैक्रोम्यूटेशन का मतलब होता है कि किसी जीन में या किसी क्रोमोसोम के सेगमेंट में बड़े चेंजेस हुए या लार्ज चेंजेस हुए, जिनकी वजह से कोई स्पीसीज खुद को इवोल्व कर पाई या फिर खुद के अंदर वेरिएशंस जनरेट कर पाई। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ मेज का जो प्रोजेनिटर है वो इस तरह का दिखता था, लेकिन इस मैक्रोम्यूटेशन या ऐसे जीनोमिक चेंजेस या जीन म्यूटेशन की वजह से ये आज जो कल्टीवेटेड मेज है इसमें कन्वर्ट हो पाया या खुद को इवोल्व कर पाया। इसी तरह से ये एक कोई ब्रसिका स्पीसीज है, ब्रसिका स्पीसीज है। तो इस ब्रसिका स्पीसीज से तीन नई ब्रसिका स्पीसीज का ओरिजिन हुआ, जिनमें से एक कॉलीफ्लावर है, दूसरी कैबेज है और तीसरी है हमारी, सॉरी, और तीसरी है हमारे यहाँ ब्रोकली। यानी एक ब्रेसिका स्पीसीज से या एक पेरेंटल ब्रेसिका स्पीसीज से तीन नई स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ। कौन कौन सी? एक थी कॉलीफ्लावर, दूसरी थी कैबेज और एक होती है ब्रोकली। ब्रोकली। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? मैक्रोम्यूटेशंस, यानी ऐसे जीन म्यूटेशन जिनमें बड़े लार्ज चेंजेस हुए और उनकी वजह से कोई क्रॉप अगर एवोल्यूट जिसका एवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स को हम किस में कंसिडर करते हैं? मैक्रोम्यूटेशन के बारे में। दूसरी टर्म हम डिफाइन करते हैं माइक्रोम्यूटेशन को। तो माइक्रोम्यूटेशंस होते हैं छोटे चेंजेस, स्मॉल चेंजेस इन जीन या फिर किसी जीनोमिक सेगमेंट में कुछ छोटे चेंजेस होते हैं। इनकी वजह से जो क्रॉप्स इवॉल्व हुई हैं उनमें है राइस, वीट, कुछ बीन्स भी हैं इसमें, टोमेटो और अदर सीरियल्स जितने भी हैं। तो उनमें सब में माइक्रोम्यूटेशंस की वजह से ये अपने वाइल्ड स्पीसीज में एवोल्यूशन के थ्रू वो अपने कल्टीवेटेड आज की जो क्रॉप्स हैं उनमें चेंज कर पाए खुद को। तो ये दोनों चीज़ें किसके अंदर आती हैं? मेंडेलियन वेरिएशन के बारे में बताती हैं हमें। इसके बाद में जो हमारा सेकंड फैक्टर था जो क्रॉप्स को एवोल्यूशन में हेल्पफुल था, वो था इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि विद इन जीनस में दो स्पीसीज को आपस में अगर हाइब्रिडाइज कराएं या क्रॉस कराएं, तो उनके थ्रू अगर क्रॉप्स इवॉल्व हो रही हैं, उनके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं या कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो वो किसके, उसको कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक
हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू इवॉल्व होना या फिर किसी क्रॉप्स के अंदर चेंज होना। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन मेनली क्या करता है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज करेगा, यानी कि एक ही स्पीसीज के बहुत सारे रूप बनाने का, वेरिएशन क्रिएट करने का काम करेगा। दूसरा, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या हुआ, कुछ यील्ड इंप्रूवमेंट के ट्रेड्स का इवोल्यूशन हुआ है। इसके अलावा जो पेस्ट एंड डिजीज होते हैं उनके लिए रेजिस्टेंट जीन इनकॉर्पोरेशन का काम किसने किया है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ने किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी क्रॉप को किसी न्यू एनवायरनमेंट में अडॉप्ट होने के लिए कुछ नए जीन्स की ज़रूरत थी, जो कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ने प्रोवाइड कर पाई है। इसी तरह से इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है किस चीज़ में, न्यूट्रिशनल एनहेंसमेंट ऑफ द क्रॉप्स, यानी कि जो बायोफोर्टिफिकेशन करना था किसी क्रॉप का, तो उसके अंदर भी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ने काफ़ी हद तक अपनी भूमिका अच्छे से निभाई है। तीसरा जो फैक्टर हम कंक्लूड करते हैं या इंक्लूड करते हैं क्रॉप एवोल्यूशन के अंदर, वो है पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उनका एक तरह से वो बढ़ते हैं, कंप्लीट सेट, यानी मोर देन टू कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स किसी स्पीसीज के अंदर होने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी प्लॉइडी। तो ये क्या करता है, पॉलीप्लॉइडी ने सबसे बड़ा रोल किसमें प्ले किया है, स्पीसिएशन एंड एवोल्यूशन के अंदर। दूसरा, इसके थ्रू जेनेटिक डाइवर्सिटी भी इंक्रीज हुई है, और कुछ जो इसके हाइब्रिड्स बने हैं या पॉलीप्लॉइडी के थ्रू जो क्रॉप इवॉल्व हुई है उनके अंदर उनका बिगर का भी, हाइब्रिड बिगर का भी अ, एक तरह से कह सकते हैं बढ़ोतरी हुई है। अब पॉलीप्लॉइडी को मेनली ये हम पॉलीप्लॉइडी या इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है, तो आगे की जितने वीडियोस होंगे उनमें हम इनको डिटेल से चर्चा करेंगे, इन पर डिस्कस करेंगे, इनको समझेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ हम एक कौन से फैक्टर एवोल्यूशन को अफेक्ट किए हैं या फिर जो एवोल्यूशन के लिए कारगर साबित हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉलीप्लॉइडी मेनली दो तरह से होती है, एक होता है ऑटो पॉलीप्लॉइड और दूसरा होता है एलो पॉलीप्लॉइड्स। तो ऑटो पॉलीप्लॉइड का मतलब होता है कि किसी स्पीसीज के क्रोमोसोम्स सिर्फ उसके एक जीनोम की डेवलपमेंट, एक तरह से जैसे मैं एग्जांपल दूं, किसी स्पीसीज में माना कि ए जीनोम है, तो उसको अगर क्रोमोसोम डबलिंग हुई है, उसके पूरे जीनोम सेट का डबलिंग हुआ है, तो उसको जैसे डिप्लॉइड से वो टेट्राप्लॉइड बना है, तो दो ए जीनोम थे उनको अब यहाँ चार ए जीनोम बन गए। तो ऐसे जीनोम डुप्लीकेशन को हम बोलते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी। लेकिन एलो पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है कि किन्हीं दो डिफरेंट जीनोम्स की डबलिंग होना, है ना। यानी कि जैसे यहाँ कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो पहले कोई जीनोम इस तरह से रहे होंगे, इन दोनों में आपस में क्रॉसिंग हुई है, इनका एक F1 बना है जो कि एक तरह से स्टेराइल होगा। तो इसकी जब डबलिंग की तो हमारे पास में एक टेट्राप्लॉइड स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हमने बोला एलो पॉलीप्लॉइड। तो यहाँ अगर हम प्लॉइडी लेवल के एग्जांपल्स देखें जो कि पॉलीप्लॉइडी के थ्रू इवॉल्व हुए हैं, तो ऐसी कौन कौन सी क्रॉप्स हैं या कौन सी स्पीसीज हैं, वो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दिखा रखे हैं। तो जैसे ट्रिप्लॉइड का बेस्ट एग्जांपल हम जानते हैं कि बनाना का जो एवोल्यूशन हुआ है, जैसे आज के जो ट्रिप्लॉइड बनाना होते हैं जिनमें सीड नहीं होता है, वो पॉलीप्लॉइडी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद में अगर हम बोलते हैं कि जो सीडलेस वाटरमेलन होता है, ये भी एक ट्रिप्लॉइड ऑटो पॉलीप्लॉइडी का बेस्ट एग्जाम्पल है, सीडलेस वाटरमेलन। इसके बाद में अगर हम बात करें कि टेट्राप्लॉइड ऑटोप्लॉइड कौन से हैं, तो सुगर बीट और पोटैटो इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं ट्रिटिकेल, जो कि एक मैन मेड एक तरह से जिसको बोलते हैं क्रॉप है, ये भी एक एलो पॉलीप्लॉइड का एग्जाम्पल है, जो कि सिकेल सीरियल राई या वीट के क्रॉस से ये मिलके बनी हुई है। इसके बाद में जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर इसका देखें एलो पॉलीप्लॉइड का या पॉलीप्लॉइड के थ्रू जो क्रॉप इवॉल्व हुई है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वीट। तो वीट में हम जानते हैं कि इसकी डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड, और फिर आज का जो वीट है वो एक हेक्साप्लॉइड कल्टीवेटेड वीट जो है
वो हेक्साप्लॉइड व्हीट है। तो ये 3 ऐसे फैक्टर थे जो कि क्रॉप के एवोल्यूशन में हमेशा कारगर साबित हुए हैं, या जिनकी वजह से वेरिएशंस क्रिएट हुए हैं, या एक स्पीशीज ने खुद को दूसरे आगे खुद को इवॉल्व किया है।